डायरेक्टर जनरल मिस्टर चंद्रजीत बैनर्जी, उपस्थित सभी मान्यवर भाइयों और बहनों, किसी भी देश में और सोसाइटी में 3 इम्पॉर्टेंट इज वेरी इम्पॉर्टेंट है: इथिक्स, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में स्वाभाविक रूप से शाश्वत, टिकाऊ और पर्यावरण पूरक विकास से हमारी लिए सबसे बड़ा मिशन है। पर जब पर्यावरण की रक्षा करनी है तो ग्रोथ भी बढ़ानी है। वी नीड कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, कि जिसमें हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, शाश्वत, टिकाऊ और पर्यावरण पूरक। और इसलिए सेक्टर वाइज और प्रोजेक्ट वाइज भी सोचना होगा। सबसे पहले मैं सीआईआई को धन्यवाद दूंगा कि ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये 20 साल से ये कार्य आप कर रहे हैं और नया नया विचार, नए नए इनिशिएटिव आप विशेष रूप से इसके द्वारा लोगों के सामने रखते हो। इसलिए मैं आप सबको विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्लाइमेट चेंज में आप देख ही रहे कि किस प्रकार से कब कितनी बरसात कहां होती है, जहां पानी नहीं आता था वहां कितनी हो रही है। क्लाइमेट चेंज हमारे लिए अब सबसे बड़ी चुनौती बना है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमको बहुत बड़ा खतरा है और इसलिए हम सबको मिलकर इन सब बातों के चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए 2070 तक प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य निश्चित किया है, वो नेट जीरो, जो कार्बन न्यूट्रल देश बनने की जो हम सबकी एक मन की भावना है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने 2070 तक का लक्ष्य रखा है। जहां तक पावर सेक्टर की बात है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, मैं ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर ही बोलने वाला हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। पर पावर सेक्टर के बिना देश का विकास, उसको गति हम नहीं दे सकते। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक प्रकार से डेवलप होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे देश में कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी, और इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर में ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट होगा, और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर क्रिएट होगा तो गरीबी दूर होगी। अगर हमको वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर बनना है और उसके साथ साथ $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत करना होगा। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते समय फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट भी उतनी इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर 2 बातें जो हमारी स्ट्रेंथ है उसका बार बार याद रखता हूं। One is knowledge to power. Innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge and conversion of knowledge into wealth. ये हमारा फ्यूचर है। जितना ज्यादा रिसर्च होगा, जितने ज्यादा इनोवेशंस आएंगे, जितनी बेस्ट टेक्नोलॉजी आएंगी, उतनी हमारी विकास की भी गति बढ़ेगी और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। अगर देश की सुरक्षा भी करनी है तो हम बचपन में लड़ाई देखते थे, वो ट्रक में सैनिक चढ़ते थे, फिर ट्रक जाती थी, फिर सीमा पर लड़ाई होती थी। अब लड़ाई में सीमा पार करने की जरूरत ही नहीं है, मिसाइल और ड्रोन से लड़ाई होती है। और उसमें इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है कि फ्यूचरिस्टिक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करना है। यही भविष्य के विकास के लिए हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूं। मेरे यहाँ मैंने AI इन एग्रीकल्चर पर काम शुरू किया है।
तो ये बहुत आश्चर्य लगा मुझे भी कि मेरे यहाँ वेदर स्टेशन है खेत में, मॉइस्चर गिनने के लिए एक मशीन लगाई है और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ अमेरिकन सैटेलाइट मेरे खेत के फोटो निकालकर मेरे मोबाइल पर मैसेज आता है कि अब पानी की जरूरत है, अब ये फर्टिलाइजर दो, 8 दिन के बाद ये डिसीज आने वाला है। तो एआई ने एग्रीकल्चर से प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर जो है वो भी आधा हो जाएगा, फर्टिलाइजर का खर्चा भी कम होगा, क्योंकि जो जरूरत है वही फर्टिलाइजर देना है। ऐसा सभी क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का रिलीवेंस बढ़ा हुआ है और मुझे तो लगता है कि सीआई जैसी संगठन ने हर क्षेत्र में ये भविष्य में फ्यूचरिस्टिक विजन फॉर डेवलपमेंट और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के ऊपर एक अलग प्लानिंग इन डिटेल इन एडवांस आज बनाने की जरूरत है। उसके लिए हर क्षेत्र के थिंक टैंक को ऑर्गेनाइज करने की आवश्यकता है और ये बहुत तेजी से हमारे यहाँ लोग इस पे काम भी कर रहे हैं और उनके बीच में जितना हम लोग स्टेप कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश कर पाएंगे उतना उपयोगी होगा। और दूसरी जो फिलॉसफी है जो सर्कुलेशन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेस्ट टू वेल्थ। नो पर्सन इज वेस्ट एंड नो मटेरियल इज वेस्ट। It is depending upon the appropriate technology and appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. और मुझे लगता है एक बहुत बड़ी समस्या है और मेरा आग्रह है कि इसमें पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुली आ सकती है 5 लाख करोड़ की। जैसे अभी म्यूनिसिपल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, अभी UR2 में दिल्ली मुंबई हाईवे में वडोदरा अहमदाबाद डोलेरो से अनेक रोड पर हमने 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके रोड में यूज किया है। बाद में मेरे ध्यान में आया कि ये जो कचरा हम सेग्रीगेट करते हैं जिसमें से प्लास्टिक, मेटल और ग्लास, इसको रिसाइकलिंग किया जा सकता है और ऑर्गेनिक वेस्ट जो होती है उसको अगर हम बायोडाइजेस्टर में डालते हैं तो उसमें से मीथेन निकलता है और मीथेन से CO2 अलग करके उसमें बायो CNG तैयार होता है। पर आजकल मीथेन से हाइड्रोजन भी तैयार कर सकते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कोल से हाइड्रोजन तैयार होगा वो ब्लैक हाइड्रोजन है और कोल गैसिफिकेशन से अभी मिथेनॉल भी बनता है। मिथेनॉल मरीन फ्यूल करके बहुत अच्छा है। अशोक लेलैंड की 15 बसेस बेंगलोर में 15% मेथेनॉल डीजल में डालकर हमने सक्सेसफुली पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया। अभी शिपिंग में बड़े प्रमाण पर मेथेनॉल के इंजन आए हैं तो मरीन फ्यूल में भी हम सेविंग भी कर सकते हैं। सब में बहुत पैसे की बचत है। मेथेनॉल का भाव 20 से 22 रुपए लीटर है। तो आज सबसे बड़ी चीज है कि हमारे देश में क्या है, क्योंकि जो नीड बेस्ड रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट ओनली नीड बेस्ड रिसर्च बट स्टेट की क्या नीड है उसको, उस रिसर्च को इंपॉर्टेंट। अभी मैं नागपुर में, हमारे यहाँ वेस्टर्न कोल फील्ड है, लो क्वालिटी कोल है, तो कोल गैसिफिकेशन से हम लोग यूरिया बना सकते हैं, कोल गैसिफिकेशन से मिथेनॉल बना सकते हैं, अमोनियम नाइट्रेट बना सकते हैं और DME बना सकते हैं। अमेरिका में LPG में 40% तक DME मिक्स कर सकते हैं। अगर हमने ये किया तो हमारी LPG का इंपोर्ट भी कम होगा और LPG की कॉस्ट 100 रुपए 150 रुपए सिलेंडर कम होगी। तो ये जो अलग अलग हमारी स्ट्रेंथ को समझते हुए ही हमें सोचना होगा कि हमको क्या करना है। मैं ये मानता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लैक हाइड्रोजन कोल से करने में फिर इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की समस्या है। जो पेट्रोलियम से होता है वो ब्राउन हाइड्रोजन, उसके कारण समस्या ये भी कि हमको पेट्रोल फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करनी पड़ती है। आज ही 22 लाख करोड़ हमारा इंपोर्ट है। तीसरा, जो पानी से इलेक्ट्रोलाइजर से हम लोग बनाते हैं, हमारा देश इलेक्ट्रोलाइजर में अब विश्व का मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश है। बेंगलोर की एक बहुत अच्छी फैक्ट्री, मैंने उसका इनॉग्रेशन किया था। पर उसमें प्रॉब्लम है कि 1 kg हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट पावर लगती है, बहुत कॉस्टली है।
मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि विशेष रूप से म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके अगर बायोमास हमने जनरेट किया तो हम बड़े प्रमाण पर ग्रीन हाइड्रोजन को निर्माण कर सकते हैं। और मैं अपने मन में हर बार सोचता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत अगर $1 पर केजी अगर हम ला सके तो हम विश्व में एनर्जी को आयात करने वाला नहीं, निर्यात करने वाला देश बन सकते हैं। अब हाइड्रोजन की रेलवे गाड़ी तैयार हो गई है, रेलवे इंजन। अभी मुझे खुशी है कि मेरे विभाग ने हाइड्रोजन पर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है। ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 10 रोड्स हमने सिलेक्ट किए हैं और उसमें टाटा, अशोक लेलैंड, वोल्वो, अनार्ट, बीपीसीएल, आईओसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, रिलायंस, और ये 10 रोड जो है ये पूरे देश में अलग अलग जगह पर है। और हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन और ट्रक्स, ये पहली बार हाइड्रोजन, ये ग्रीन हाइड्रोजन पर चलाने की हमारी कोशिश है। अब ये कठिन है पर असंभव नहीं है। एक 4 महीने पहले मैंने ताज पैलेस में, होटल में, टाटा कंपनी के 3 ट्रक को लॉन्च किया था। 2 ट्रक जो थे वो आईसी इंजन में हाइड्रोजन डालकर चलने वाले थे और एक जो था वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर चलने वाला था। अब हवाई जहाज भी हाइड्रोजन पे चल सकता है। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन, ये विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन, ये ग्रीन मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है और इसमें बड़े प्रमाण पर फार्मास्यूटिकल, स्टील इंडस्ट्री, जहां जहां हम लोग कोयला यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं, गैस यूज करते हैं, हर जगह पर अगर हमने हाइड्रोजन यूज किया तो मुझे लगता है कि ये हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हमने जो प्रोजेक्ट में जो रोड चुने हुए, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, भुवनेश्वर, कोणार्क, पुरी, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, पुणे, मुंबई, जमशेदपुर, कलिंगानगर, तिरुवनंतपुरम, कोची, कोची, इड़ापल्ली, जामनगर, अहमदाबाद और विशाखापट्टनम, बयावरम। तो ये 10 रूट पर अभी हमारा काम भी शुरू है इन कंपनियों के साथ। वॉल्वो ने बना भी लिया उनके ट्रक बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि हाइड्रोजन मिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जो एनर्जी सेक्टर में है कि हम 20% इथेनॉल जो तैयार कर रहे हैं वो पहले हमने मोलाइसिस से, शुगर के जूस से, सी मोलाइसिस से करते थे। बाद में ब्रोकन राइस और कॉर्न से हमने शुरू करवाया और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 1 साल पहले जब हमने कॉर्न में शुरू करने का 1-1.5 साल पहले निर्णय हुआ तब कॉर्न की मार्केट प्राइस 1200 रुपए क्विंटल थी और एमएसपी 1800 रुपए क्विंटल थी। पर जैसे कॉर्न से इथेनॉल बनना शुरू हुआ तो प्राइस 2800 रुपए क्विंटल होगी। पूरी साहब को मेरे से ज्यादा पता होगा क्योंकि आईटीसी मेजोरिटी इस फील्ड में काम करती है। और 42,000 करोड़ किसानों के जेब में गए और बिहार, यूपी और देश के पूरे भागों में अब कॉर्न का प्लांटेशन 3 गुना बढ़ा, क्योंकि एक तरफ हमारे पास राइस सरप्लस, शुगर सरप्लस, व्हीट सरप्लस, ये सब प्रॉब्लम थे। तो कॉर्न ने एक नई एग्रो इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। तो इथेनॉल से अभी रिसर्च हुआ है और मेरे डिपार्टमेंट ने एआरआई को उसके लिए पैसे भी दिए। अब इथेनॉल से 2 कॉलम डालकर इथेनॉल के इसमें आइसोब्यूटेनॉल तैयार होता है और आइसोब्यूटेनॉल 10% डीजल में डाल सकते हैं। उसका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ है। और फिर अभी मैंने मेरे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की मीटिंग बुलाई और मैंने उनको कहा कि ये आइसोब्यूटेनॉल जो है 100% इसके ऊपर क्यों मशीनरी हमारी नहीं बन सकते, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट नहीं बन सकते। और मुझे खुशी हुई कि इसमें भी काम शुरू हुआ है। अभी एक 15-25 दिन पहले पूना में मैंने किर्लोस्कर के 2 जनरेटर लॉन्च किए। पहला था जो 100% बायो इथेनॉल पर था और दूसरा था आइसोब्यूटेनॉल पर। तो आप देखिए कि कितना इंपोर्ट हमारा बचेगा, कितना प्रदूषण कम होगा।
आज हमारे देश में जो पोल्यूशन हो रहा है उसमें 40% पोल्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके मैं जिम्मेदार हूं और 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल आ रहा है। और अच्छा, ये केवल पर्यावरण के लिए नहीं है। अभी मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया, कन्हैया जी साहब, इनोवा गाड़ी जो थी आपने मुझे रिसीव किया, वो गाड़ी वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो 100% बायो इथेनॉल पे चलती है और 60% चलते चलते बिजली तैयार करती है। फ्लेक्स इंजन है। अभी फ्लेक्स हाइब्रिड आ गया, सभी 11 कंपनियों ने भी इसके व्हीकल बनाना शुरू कर दिया। होगा कि पेट्रोल के कॉस्ट में अगर इस गाड़ी में अगर पेट्रोल अगर डालकर अगर किलोमीटर वाइज अगर कॉस्ट निकाली जाएगी तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होगा। यानी 120 रुपए के बजाय 25 से 30 रुपए में वो फ्यूल मिलेगा और पोल्यूशन जीरो। तो एक प्रकार से ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है कि हम लोग इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ग्रीन फ्यूल लेते हैं या अल्टरनेटिव एनर्जी में जाते हैं तो कोई सोसाइटी में हम कोई एहसान कर रहे हैं, इसलिए नहीं। ये इकोनॉमिकली भी बहुत वायबल है। मुझे 15 दिन पहले राजू बजाज स्कूटर के मेरे पास आए थे। मैंने उनकी सीएनजी पर चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च की पूना में। काफी वो बेच रहे हैं, तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि इलेक्ट्रिक में ये कैसे बेच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक पेट्रोल में अगर चलना है, मोटरसाइकिल उनकी चलती है तो खर्चा 2 रुपए 40 पैसे पर किलोमीटर आता है और सीएनजी पर चलता है तो 1 रुपया आता है। और दिल्ली और आपके विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन राइस स्ट्रॉ निकलता है, वेस्ट, जो जलाया जाता है, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। तो अभी बड़े प्रमाण पर करीब 400 प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं, जो उसमें से करीब 80 शुरू हो गए, कि जो राइस स्ट्रॉ से बायोडाइजेस्टर में डालकर 5 टन ऑफ राइस स्ट्रॉ इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी और उसमें लिग्नेंट निकलता है 35%। अब मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि वो जो लिग्नेंट निकलता है, हमारे देश में 95 लाख टन बिटुमिन लगता है, उसमें से 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं और 45 लाख टन केवल हमारे रिफाइनरी की कैपेसिटी है। और हमने नागपुर से जबलपुर नेशनल हाईवे में मनसर करके रामटेक के पास वहां 1 किलोमीटर रोड जो हमने बायो बिटुमिन का उपयोग करके बनाया, सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राज ने, तो सीआरआई ने, जो हमारी गवर्नमेंट की संस्था है, उन्हें ये सर्टिफाई किया कि बायो बिटुमिन यूज करने से वो दैट इज प्रूव टू बी बेटर देन पेट्रोलियम बिटुमिन। यानी मैं जो अक्सर कहता हूं कि किसान केवल अन्नदाता नहीं है, वो ऊर्जादाता है। ऊर्जादाता नहीं, अब ईंधन दाता है। ईंधन दाता नहीं, वो हवाई ईंधन दाता भी बन गया है, हाइड्रोजन दाता भी बन गया है और बिटुमिन दाता भी बन गया है। पानीपत में जो प्रोजेक्ट इंडियन ऑयल ने शुरू किया है, जो हमारे लिए बड़ा प्रतिष्ठा का है, पीछे लगकर बहुत मुझे खुशी है कि 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे, 150 टन बायो बिटुमिन और 78,000 टन पर ईयर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल वहां बन रही है। वो दिन अब दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में बायो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, बायो फ्यूल अब वर्ल्ड में पूरे दुनिया को देने वाला देश भविष्य में भारत होने वाला है। ये मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं। हवाई ईंधन में आज हम लोग सब पेट्रोलियम एविएशन फ्यूल लेके आते हैं, प्रदूषण भी होता है। तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकली भी वायबल है। तो हमारी पॉलिसी यही है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो मुझे लगता है कि ये सब फील्ड में जो हम लोग आज काम कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप बाम्बू की बात करें, हमने बाम्बू में 80 किलोमीटर क्रैश बैरियर बना है और वो जो बना है क्रैश बैरियर, वो इंदौर के हमारी जो ये आप देख रहे हैं, ये इंदौर की जो इंस्टीट्यूट है उसने कहा कि ये स्टील से भी अच्छे हैं, मजबूत है, इको फ्रेंडली है। और अभी बड़े प्रमाण पर अरुणाचल, मेघालय, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट में हम इसको यूज करेंगे, वहां बाम्बू है। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट हमें सोचना होगा और इसका फायदा भी होगा।
मैंने जेसीबी वालों को कहा था कि आप सीएनजी पर जेसीबी कन्वर्ट करिए, तो उनने डीजल प्लस सीएनजी का किया। उनको रशिया में 1000 जेसीबी का ऑर्डर मिला। और हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, हम जब हमारी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब हमारी इंडस्ट्रीज का साइज था 14 लाख करोड़। आज हम 7वें नंबर पे थे और आज हम तीसरे नंबर पर हैं। 6 महीने पहले हमने जापान को पीछे डालकर हमको तीसरा नंबर मिला है। अब अमेरिका पहले नंबर पर है, उनका साइज है 78 लाख करोड़, चाइना 49 लाख करोड़ और इंडिया 22 लाख करोड़। और जिस प्रकार से अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल में हमारा रिसर्च चल रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बसेस बन रही, इलेक्ट्रिक के ट्रक बन रहे, अब सब मशीन्स बन रही है, तो वो दिन अब दूर नहीं है कि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि 5 साल में हम वर्ल्ड में पहले स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हम कामयाब होंगे। मर्सिडीज के वर्ल्ड के चेयरमैन मेरे पास आए थे, एक महीना 15-25 दिन हुए, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग अब मर्सिडीज को पूरा इलेक्ट्रिक बेस बना रहे हैं और इंडिया को अपना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर चाकंड में बनाएंगे और यहां से पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। आज भी बजाज, टीवीएस, हीरो होंडा अपना 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करती है। मारुति सुजुकी, टोयोटो यहां से एक्सपोर्ट करती है। विक्रम किर्लोस्कर आज नहीं है, सीआईए के अध्यक्ष थे बेचारे, तब से वो मेरी बार बहुत अच्छे मेरे मित्र थे। कितने बड़े प्रमाण पर वो टोयोटो का यहां से एक्सपोर्ट कर। इसका मतलब यही है कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के कारण हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और सेक्टर कितना बड़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगी, पर ये सेक्टर 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दे चुका है। ये सेक्टर जीएसटी के रूप में भारत सरकार को और राज्य सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है। ये सेक्टर हमारे एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है। और ये जब इतना बड़ा हो जाएगा तो उसका कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट होगा, आप सोचिए। तो मुझे लगता है कि सेक्टर वाइज जिस प्रकार के हमने ये जो बातें सोची है, उसका बहुत अच्छा फायदा भी होगा। अभी जैसे स्वाभाविक रूप से हमारे लिए एक प्रॉब्लम था कि हमारी एक्सपोर्ट में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 15 से 16% थी, चाइना की 8% थी, अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 12% है। तो स्वाभाविक रूप से कंपटीशन में इंटरनेशनल मार्केट में लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे लिए समस्या थी। अभी IIM बेंगलोर, कानपुर IIT और चेन्नई IIT ने तीनों ने अध्ययन किया और बाय एन एवरेज उनके रिपोर्ट में आया है कि हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 5 से 6% कम हुई है। यानी 16% से हम 10 से 11% पर आए हैं, ऐसा उन्होंने अभी अध्ययन करके बताया। क्योंकि रोड अच्छे बने, अब कोई समय नहीं लगता। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे और UR2 की बात हुई, आज मैं सुबह ही वहीं गया था। मैं जहाँ दिल्ली को कम जानता हूं, तो करीब 1 लाख करोड़ के रोड तो हम दिल्ली NCR में बना रहे हैं। और ये इतना है कि मुझे जिनके घर पर मैं गया था मिलने के लिए, तो कहते कि मैं रोहिणी है ना दिल्ली में, मैं वहां गया था, तो मैं गुड़गांव में नौकरी करता हूं, रोज 3 घंटे लगते थे। अभी मैं 35 मिनट में ऑफिस में पहुंचता हूं। तो आप समझिए कि उनका जीवन कितना सुसह्य हुआ होगा और कितना पेट्रोल डीजल बचा होगा। तो स्वाभाविक रूप से पानीपत से एयरपोर्ट जाने के लिए ये दिल्ली के बीच में से 3.5 घंटे 3 घंटे लगते थे, अब 35 मिनट में एयरपोर्ट के अंदर चले जाएंगे। तो ये जो रोड में हुआ उसके कारण आज बड़े बड़े दिल्ली से चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में होगा दिसंबर से, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, दिल्ली से जयपुर 2-2.25 घंटे में आया है, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा। अभी ये बड़े बड़े हाईवे अभी तो कुछ बहुत कम दिख रहे हैं आपको, अभी तो और हमारी पाइपलाइन में है। तो नेचुरली लॉजिस्टिक कॉस्ट मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस दिसंबर एंड तक ही हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट में यानी 9% पे निश्चित रूप से आएगी। तो आप समझ लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इसका फायदा, पर एक लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के साथ
हमें पोल्यूशन भी कम करना है। और इलेक्ट्रिक के ट्रक में तो आप खर्चे नहीं होता कुछ। मेरे पास इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर है और खेत में घर पर सोलर लगा हुआ है, 1.5 घंटा चलता है। तो मैं सुबह 4 बजे चार्ज करके 1.5 घंटा चलाकर फिर 3 घंटे टाइम लेके फिर 1.5 घंटा चलाता हूं, तो मेरी कॉस्ट ही 0 हो गई क्योंकि मैं सोलर पावर यूज कर रहा हूं। नहीं तो कितना डीजल ट्रैक्टर को लगता था। अभी ट्रैक्टर भी इलेक्ट्रिक का आ रहा है, सीएनजी का आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे हम लगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक कुछ समस्या भी है कि हिंदुस्तान के लोगों को वरदान है कि पॉपुलेशन बढ़ाना और दूसरी ओर ऑटोमोबाइल का नंबर बढ़ाना। और दिल्ली में तो ऐसे भाग्यवान लोग हैं कि हम रोड उन्हीं के लिए बना रहे हैं ताकि वो पार्किंग की व्यवस्था हो। हमारे मालूम नहीं मुझे, इस शहर में बड़े से बड़े लोगों के यहाँ कभी खाना खाने के लिए जाओ, बंगला बहुत अंदर है, बड़ा मार्बल ग्रेनाइट लगा हुआ था, चकाचक सब होता है, पर गाड़ियां रोड पर खड़े करते हैं। तो पार्किंग की समस्या है। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से ये डेवलपमेंट हो रही है और इसमें अगर निश्चित रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में अगर फ्यूल में भी चेंज होगा तो हमारी कॉस्ट भी कम होगी, इंपोर्ट भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा। तो मुझे लगता है कि ये आज हमारी सेक्टर में हम एक कोशिश कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज दिल्ली में 2000 इलेक्ट्रिक बसेस आने वाली है और अभी हमने पहली बार एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रिवोल्यूशन करने वाली एक सिस्टम लाई है। और वो सिस्टम पहला पायलट प्रोजेक्ट हम नागपुर में शुरू कर रहे हैं और टाटा ने धारवाड़ में इसकी फैक्ट्री भी डाली है, मैं उनके बड़े पीछे लगा हूं। और इसकी टेक्नोलॉजी, फ्लैश चार्जिंग की टेक्नोलॉजी हिटाची और सीमेंस की है। 135 सीटर की बस है और वो बस की, ये बस का चित्र आप देख लीजिए। एक 135 सीटर है। जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे इसमें बस होस्टेस है। हर एग्जीक्यूटिव चेयर है, टीवी लगा हुआ है। और ये बस की विशेषता ये है कि इसका टिकट हमने डीजल की तुलना में 30% कम रखा हुआ है। और इसका जो चार्जिंग होता है 40-40 किलो हर स्टॉप पे आएगी, फ्लैश चार्जर ऊपर से आएगा और बस 20 सेकंड में चार्ज होगी। फिर देखो चार्जिंग होगा ना उसका, ये चार्जर ऊपर है और ये नीचे आ रहा है चार्जर, और ये 40 किलोमीटर के लिए तुरंत चार्ज होगी 20 सेकंड में। तो ये अगर पहला हुआ, मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 550 करोड़ रुपए है और उतनी ही कैपेसिटी इससे ट्रांसपोर्ट करने के लिए कॉस्ट 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। यानी कैपिटल कॉस्ट कम है। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में राइट ऑफ वे मेरे पास है, बस स्टॉप हम बना के देंगे, पावर भी लेंगे और आप बस में इन्वेस्ट करिए और आप दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से दिल्ली से देहरादून, बेंगलोर से चेन्नई, मुंबई से पुणे, हम सब इसी में जा सकते हैं। और अच्छी सीटें बनाई हैं, स्पीड भी 100 से 120 किलोमीटर है। और मुझे लगता है कि अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में कंफर्टेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना ये बहुत आवश्यक है। एक आदमी बैठ के गाड़ी बैठ के जाता है और ये अगर कंफर्टेबल होगा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बड़े प्रमाण पर हम कर रहे हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसके साथ साथ हम 360 रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे और ये काफी अभी धौला कुआं से मानेसर भी हम अध्ययन कर रहे हैं। हाइपर लूप वाले भी मेरे पास आए, उनका भी प्रेजेंटेशन था। हम वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाकर, अच्छा इसमें बहुत फायदा है। अभी बद्रीनाथ का रोपवे हम बना रहे हैं 5000 करोड़ का। तो 5000 करोड़ में हमने जब टेंडर निकाला तो सरकार का 1 रुपया हम खर्चा नहीं कर रहे हैं। ऊपर से जो रोपवे बना रहा है वो हमको 800 करोड़ रुपए साल की रॉयल्टी दे रहा है, यानी उल्टा हमको पैसा इनकम दे रहा है। तो आने वाले समय में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक रोपवे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे, हम सब दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को लाने की कोशिश करें। हमारे देश में भी डेवलप हो रही है। तो 360 प्रपोजल में
हमने अभी काम शुरू किया है, 30-40 इस साल हम फाइनल करेंगे, तो इसके कारण भी प्रदूषण कम होगा। तो एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, रोड कंस्ट्रक्शन में इको फ्रेंडली डेवलपमेंट करना, बायो बिटुमेन से लेकर क्रैश बैरियर तक फ्लैश का उपयोग हम करते हैं। अभी पहले फ्लैश तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि आप उस पावर स्टेशन को फ्लैश का किराया भरना पड़ता था, अब फ्लैश नहीं मिलती। और मैं आपको बताता हूं, अगले 5 साल में जैसे फ्लैश के लिए पहले प्रॉब्लम था, फ्लैश के लिए झगड़े होते हैं, अगले 5 साल म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए झगड़े होने वाले हैं। ये मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हाइब्रिड एन्युटी में, जो मथुरा का गंदा पानी था उसको 40% फ्रॉम गवर्नमेंट, 60% फ्रॉम इन्वेस्टर, और हाइब्रिड एन्युटी में प्रोजेक्ट बनाया। और आप एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने लिया, और वो 80 mld स्लज को शुद्ध करके वो जो पानी निकल रहा है वो मथुरा की रिफाइनरी इंडियन ऑयल की यूज कर रही है, और साल के 20 करोड़ रुपए वो उनको दे रहे हैं। जो 25 करोड़ यूपी सरकार को देती थी, उनका भी फायदा, इनका भी फायदा, सबका फायदा, और मथुरा का 80 mld स्लज उसमें साफ हो गया। तो सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी बड़ा पोटेंशियल है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा पोटेंशियल है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमको ग्रोथ भी चाहिए, और ग्रोथ के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी चाहिए। और ये जो कार्बन न्यूट्रल 2070 तक जाना है, उसमें मेरा अनुरोध है कि प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, सेक्टर टू सेक्टर हमें थिंक टैंक बनाकर सोचना होगा कि हमें किस प्रकार की नीतियों को अपनाना होगा। और ये एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल में जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित बहुत बड़ी बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। और इसलिए मुझे लगता है कि CII जैसी संगठन ने सेक्टर वाइज फ्यूचरिस्टिक विजन एंड फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ये बनाकर उसमें जो बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम किस प्रकार से ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और पर्यावरण की रक्षा करते हुए हम एयर पोल्यूशन से हमारी रक्षा भी कैसे कर सकते हैं, इसके आधार पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बहुत अच्छा प्लान तैयार होना चाहिए, और आप करते भी हैं। तो आने वाले समय में एक बात आखिरी में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि ये सब बातों में बहुत से मेजॉरिटी लोगों को लगता है कि ये कोई चैरिटेबल काम है। ये चैरिटेबल काम नहीं है, इकोनॉमिकल वायबल है। प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। मैंने जितनी बातें कही है वो एग्जिस्टिंग खर्चे में 30-30, 40-40% की बचत करने वाली है, प्रॉफिट को बढ़ाने वाली है, कॉस्ट को कम करने वाली है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए और हमारी कॉस्ट को कम करते हुए, ग्रोथ को बढ़ाते हुए, एम्प्लॉयमेंट खड़ा करते हुए देश का एक्सपोर्ट बढ़े, हम आत्मनिर्भर भारत बने, हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, हम विश्व की सबसे 3rd लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था बने। इस आधार पर मुझे लगता है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है ये हमारे लिए फायदे का है। वेस्ट टू वेल्थ है, नॉलेज टू वेल्थ है, और ये इकोनॉमिकली भी हमको बहुत बहुत उपयोगी है। तो निश्चित रूप से आप जो प्रयास कर रहे हैं उसको मेरे तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।